नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। देहरादून में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम आज उत्तराखंड दौरे पर है। इस दौरान दिवंगत मंत्री चंदन रामदास के परिजनों से प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम मुलाकात की, साथ ही बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भी उनके कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। रुड़की के रामनगर स्थित एक निजी होटल में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों को संबोधित किया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान किया है। उन्होंने कहा कि देश आज सुरक्षित हाथों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिछले 9 सालों में देश के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, जिसका आमजन को लाभ मिल रहा है। भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्थिक क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, तकनीकी का क्षेत्र हो, या दुनिया के पटल पर भारत के सम्मान का सवाल होगा। और इसलिए हम इस चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और तेजी से आगे बढ़े, इसलिए हम 2024 का चुनाव हमारे लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हम जनता से यही कह रहे हैं आपके माध्यम से कि भाई एक बार फिर आप मोदी की सरकार। देहरादून में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के नाम पर एफआईआर दर्ज हुई है। मामला ऋषिकेश में एक व्यक्ति के साथ मारपीट से जुड़ा है। इससे पहले जब मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था तो पीड़ित ने एफआईआर के लिए पत्र पुलिस में दिया था और बताया था कि मंत्री ने मेरे साथ मारपीट की। बावजूद एफआईआर में मंत्री का नाम नहीं था। वहीं कांग्रेस ने इसके ऊपर सवाल खड़े किए हैं, आखिर मंत्री का नाम क्यों नहीं है। वहीं अब एक एफआईआर सामने आई है जिसमें मंत्री का नाम है। वहीं मंत्री के नाम होने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह रखा है कि जो भी दोषी होगा उससे सामने आएंगे, हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, विपक्ष को जब मुद्दे नहीं होते हैं तो अनावश्यक टिप्पणियां करते हैं, क्योंकि आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में गलत किसी के साथ नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। ये ठीक है कि एक जनप्रतिनिधि के नाते सब लोगों को संयम बरतने की आवश्यकता रहती है, वो संयम बरतना चाहिए। और समाज के ऐसे लोगों को भी जिनको ये भी ना पता कि आखिर किसी मिनिस्टर से कैसी बात करनी है, उनको भी अपने अंदर विचार करना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थिति दोबारा निर्माण ना हो। देहरादून में तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से पिथुआला पॉलिटेक्निक कैंपस में बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले का शुभारंभ तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। रोजगार मेले में 93 कंपनियां आई थी, जिसमें करीब 7,000 नौकरियों के लिए छात्रों के इंटरव्यू किए गए। आपको बताते चले कि रोजगार मेले में उत्तराखंड के अलग अलग पॉलिटिकल संस्थाओं से करीब 1875 छात्रों ने शिरकत की है और नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि विभाग का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। इसके लिए शिक्षा को रोजगार परक बनाया जा रहा है। राज्य में करीबन 71 सरकारी पॉलिटेक्निक्स और प्राइवेट कितने 69 प्राइवेट पॉलिटेक्निक कुल मिलाकर के 140 के आसपास प्राविधिक शिक्षा संस्थान है। इनके बच्चों को किस तरह रोजगार मिल सके उनकी शिक्षा के हिसाब से, इसके लिए प्लेसमेंट सेल हमारे तकनीकी शिक्षा विभाग ने खोला है। और इससे पूर्व भी वो काशीपुर और देहरादून में करीबन 41% बच्चों को, जो हमारी टोटल स्ट्रेंथ है करीबन 3700 के आसपास जो फाइनल ईयर की, तो उसमें 41% बच्चों को उन्होंने रोजगार देने का काम किया। और इस वर्ष आज का टारगेट ये है कि 1875 बच्चों ने आज इस रोजगार मेले में ये प्रतिभाग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखें चाहे ये सरकार देखे, उत्तराखंड के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके प्रति हम लोग कमिटेड हैं कि उनको किसी तरह से रोजगार उपलब्ध कराया जाए। जो हमारे सेवा योजन कार्यालय हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है कि सभी को सरकारी नौकरियों में स्थान मिले, लेकिन उन कार्यालयों को के माध्यम से हम लोग एक सेतु का काम करके जो प्राइवेट सेक्टर में है, जो हमारे बच्चे यहाँ पर प्रशिक्षित हो चुके हैं, उनको हम प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब दिलाने का प्रयास करें। उसी के क्रम में बेरोजगार को दूर करने के लिए स्वरोजगार मेलों का
नैनीताल में मां नैना देवी मंदिर में 140वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस साल पहली बार मंदिर प्रांगण में 9 दिवसीय श्रीमत देवी भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। मंदिर समिति के सदस्य राजीव लोचन शाह ने बताया कि 21 मई को ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीय को प्रातः 8 बजे नगर में कलश यात्रा के साथ ही देवी पूजन और प्रतिदिन 3 बजे से 6 बजे तक कथा प्रवचन और शाम 6 बजे आरती और प्रसाद वितरण किया जाएगा। उन्होंने श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में आने का आग्रह किया ताकि आयोजन को सफल बनाया जा सके। वहीं राजीव लोचन शाह के कहा कि दूर दराज से श्रद्धालुओं के लिए श्रीमद् भगवत का फेसबुक के माध्यम से सीधा प्रसारण किया जाएगा। सरकार राज्य के अंदर अपने लोगों को रोजगार देने में सफल नहीं हो पा रही है। राज्य के सरकारी पदों में 20,000 25,000 पद तो इन्हीं के अनुसार खाली थे। वहाँ इनका जो तंत्र है नौजवान को भर्ती है वो पूरी तरह असफल हो गया। वहाँ पर पूरी तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जो सरकार देहरादून में कांग्रेस नेता प्रदीप टमटा ने युवाओं को विदेशों में नौकरी दिलाने की धामी सरकार के फैसले को हास्यास्पद बताया है। प्रदीप टमटा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि क्या प्रदेश में रोजगार के अवसर खत्म हो चुके हैं? अब धामी सरकार विदेशों में युवाओं को नौकरी देने की नीति बना रही है। टमटा ने कहा कि सरकारी विभागों में हजारों पद रिक्त हैं। सरकारी नौकरियों में लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी सरकार का नौजवानों को नौकरी देने का तंत्र पूरी तरह से फेल हो गया है। प्रदीप टमटा ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार विदेशों में नौकरी के नाम नए ठग और भ्रष्टाचार का नया तंत्र बनाना चाहती है। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के तहत मसूरी में मालदीव और बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए 2 सप्ताह के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक भरत लाल ने किया। मालदीव के 50 सिविल सेवक और बांग्लादेश के 45 सिविल सेवक कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं। यह 6 मई 2023 को बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए 98वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम के सफल समापन के बाद प्रारंभ हुआ। आज हमने मसूरी में स्टार्ट किया है, जिसमें बांग्लादेश और मालदीव के लोक सेवक भाग ले रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश के 45 लोक सेवक हैं, जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम्स और सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर हैं, और मालदीव के 50 लोक सेवक हैं। आज हमने मसूरी में स्टार्ट किया। विकासनगर के बाजार में फुटपाथ पर हो रही अतिक्रमण को लेकर पुलिस के द्वारा अभियान चलाया गया। फुटपाथ पर रखे दुकानदारों के सामान को हटाया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा दुकानों के आगे लोडिंग और अनलोडिंग वाहनों को हटवाया गया, जिसको लेकर व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष मनोज अग्रवाल और विकासनगर पुलिस के एसएसआई भुवन चंद्र पुजारी के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। हरिद्वार में जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में तोड़ी जा रही मरीजों और मंदिरों के मामले में जिले के सभी 5 कांग्रेस विधायकों ने रोशनाबाद स्थित डीएम कैंप कार्यालय पहुंचकर विरोध जताया। कांग्रेस विधायकों के अनुसार जिला प्रशासन अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में कई ऐसे मंदिरों और मजारों को निशाना बना रहा है जो कि सैकड़ों सालों से लोगों की आस्था का केंद्र है। कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि डीएम ने उन्हें पहले समय दिया था कि मंगलवार तक वो मजार नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अपने ही वादे से मुकरते हुए डीएम हरिद्वार ने यहां के आर्यनगर में स्थित प्राचीन मजार तोड़ डाली और इसके लिए कोई सुनवाई भी नहीं की गई। और संबंधित जनप्रतिनिधियों से इन्होंने समय लिया था, सभी को समय दिया गया था। हालांकि इनके साथ और भी काफी लोग आ गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सभी से बैठ के बातें सुनी गई। देखिए, विधायक तो डीएम साहब बताएंगे कि उन्होंने बंद कमरे में बैठ के क्या बात की है। हमें तो इतना पता है कि 5 विधायकों को उन्होंने कहा आज मैं छुट्टी पे हूं, और थोड़ी देर में खबर आती है वो एक सिंगल विधायक से मिल लिए।
अब ये तो डीएम साहब से आप पूछो या उस विधायक से पूछो। 5 विधायकों से मिलने के लिए डीएम साहब कह रहे हैं अगले दिन मिलूंगा। में टाइम लिया गया था, उस टाइम पर जो है स्वयं इसमें जो हमारी कमेटी थी सब लोग बैठ के बात सुन रहे थे कि क्या इनके जिस बात के लिए है मुद्दे को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाहर जाने के बाद कोई अलग वर्जन आया, क्योंकि यहाँ पर बात तो सौहार्दपूर्ण तरीके से हो रही थी। बाहर जाने के बाद क्या रिएक्शन आया, क्यों आया, इस संबंध में जानकारी कर रहा हूँ मैं। इस तरह से मंदिर और मज़ार जनता की भावनाओं से, आस्था से जुड़े हुए सवाल हैं, तो जनता को और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर के मिलने का समय दिया गया। 1 हफ्ते का समय बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले, नियम के हवाले की जो आदेश हुआ उसके हवाले के, लेकिन क्या दिक्कत आ गई थी, समय से पहले ही उसे ध्वस्त करा दिया गया। सम्मानित उधम सिंह नगर में सड़कों को जाम करने के साथ यात्रियों के साथ बदसलूकी, मारपीट और अन्य घटनाओं को अंजाम दे रहे टुक-टुक चालकों को लेकर पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोकड़े ने पहले चरण में सभी टुक-टुक चालकों का पुलिस सत्यापन कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए 21 दिन का समय तय किया गया है। इसके बाद सड़कों पर बिना सत्यापन के टुक-टुक चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। काफ़ी तादाद में ई रिक्शा जो है ये संचालित हो रहे हैं। इसमें जो है काफ़ी संख्या में देखा जा रहा है कि इनके जो चालक है इनका कोई भी रिकॉर्ड, पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, ना ही सत्यापन है। तो इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि जो भी ई रिक्शा चालक हैं, टुक-टुक जो चला रहे हैं यहाँ पे, वो अपना सत्यापन कर थाने में पंजीकरण कराएंगे। तो ये प्रक्रिया हमने चालू कर दी है। इसमें जो है सभी ई रिक्शा चालकों से हम अपील करते हैं कि दिनेशपुर के कालीनगर गांव में बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने 4 लोगों की जमकर पिटाई कर दी, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा कि पूछताछ करने पे पता चला कि चारों युवक निर्दोष थे। एक बच्चे को कोल्ड ड्रिंक दिलाने ले जा रहे थे, तभी ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर उन्हें पकड़ लिया। और इन्होंने बच्चे को किडनैप करने की कोशिश करी है। तो इस सूचना पर हम लोग गए वहाँ मौके पर 4 व्यक्ति हमें मिले और गांव वाले मिले। तो गांव वाले भी यहाँ पे थाने पर भी आए थे और बच्चों को भी हम लेकर आए। पूछताछ में जो हमें पता चला कि वो व्यक्ति 4 जो व्यक्ति थे वो नशे में थे। हमें फ़ोन पे पता चला, मैं चितरंजनपुर था कहीं, कि ये बच्चा कृष्णा नाम के कालीनगर गाँव के हैं। फील्ड में खेल रहे थे, कई सारे बच्चे थे। 4 अज्ञात लड़के हैं जो 2 बाइक पे थे ये लोग, और करीबन 200 से 300-400 मीटर लगभग बच्चे को बाइक में उठा के ले आए। किसी ने कहा कि तुम्हारे परिवार का बच्चा ले जा रहे हैं। छोटा बच्चे वहाँ पे रोज़ शाम को खेलते हैं और वहाँ पे खेलने का भी व्यवस्था किया गया है। वहाँ पे बच्चे खेलते हैं। तो आज भी हमारा जो भांजा है वो खेल रहा था वहाँ पे। कई बच्चे थे, तो 4 संदिग्ध बंदे आए दूर से, रुद्रपुर से कह रहे थे वो लोग। तो वो लोग सब बच्चों को रुड़की में बेखौफ दबंगों के कारनामे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जहां कमेलपुर गांव से बग्गी हटाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। आपको बता दें, वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कार सवार युवक पर दबंगों ने ईंट पत्थरों से जानलेवा हमला किया, साथ ही घर पर भी पथराव किया। फिलहाल सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे से आरोपी की तलाश जुट गई है। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। देहरादून में बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय की बड़ा बयान देते हुए कहा कि चारों धाम में वहन क्षमता के अनुरूप ही यात्रियों को आने की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ का विपरीत मौसम सीमित संसाधनों की बड़ी समस्या बनता जा रहा है। आपको बताते चले कि सीएम धामी के निर्देशों पर धामों में वहन क्षमता हटाने का निर्णय लिया गया था। तो वहीं धाम में पेटीएम स्कैनर विवाद मामले में भी अजय कहते हैं कि चूक हुई है। हमारा यानी मंदिर समिति का पेटीएम से पुराना करार है और इंटरनल जांच भी करा रहे हैं। विगत कुछ दिनों से लगातार मौसम बड़ा खराब हो रहा है और जो धाम है हमारे उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है, वहाँ पर लगातार वर्षा हो रही है, भारी बर्फबारी हो रही है। खास करके केदारनाथ जी में लगातार बर्फबारी हो रही है और उस कारण से बीच में हम जो प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए वहाँ पर यात्रियों को क्या हुआ? पंजीकरण की प्रक्रिया उसे भी स्थगित किया गया है। देखिए, आप जानते हैं कि विगत कुछ दिनों से धामों में लगातार बर्फबारी हो रही है, वर्षा हो रही है, उसके कारण वहाँ पर कई कठिनाइयाँ भी पैदा हो रही है
और मौसम को प्रतिकूलता को देखते हुए समय समय पर हम जैसी परिस्थितियाँ आ रही उस हिसाब से वहाँ पर केदारनाथ धाम में यात्रियों के पंजीकरण और वहाँ उनके आवागमन को लेकर के एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, क्योंकि आप ये भी आपके संज्ञान में है कि वहाँ जो पैदल मार्ग है, पैदल मार्ग में इस बीच में 1-2 बार वहाँ पर ग्लेशियर भी टूटे हैं, उसके कारण पैदल मार्ग भी बाधित हुआ है। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हम ये जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको एहतियात के तौर पर विभिन्न स्थानों पर रोक रहे हैं और उनको मौसम का अपडेट लेकर के और उसके अनुरूप ही उनको यात्रा करने के लिए हम अनुमति प्रदान कर रहे हैं। और विगत 2 दिनों से लगभग मौसम कुछ अनुकूल है, तो और उसके बावजूद बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम में आप जानते हैं कि बड़ी संख्या में वहाँ पर तीर्थयात्री श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। कल भी वहाँ लगभग 18-20 हज़ार के करीब श्रद्धालु पहुँचे थे। तो जैसा भी मौसम की प्रतिकूलता हो रही है, मौसम के अनुरूप शासन प्रशासन वहाँ पर निर्णय ले रहा है। होनी चाहिए, इस वजह से जो है वो अव्यवस्थाएं देखने को मिलती है। आप क्या कुछ इसमें लेके आप देखते हैं, आप क्योंकि दोनों धामों का आप लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि जो धामों की कैरिंग कैपेसिटी है उसका आकलन किया जाना चाहिए। उस अनुरूप वहाँ पर यात्रियों को, श्रद्धालुओं को जाने की केंद्र की विभिन्न योजनाओं और केंद्र सहायतित योजनाओं की समीक्षा के लिए 30 सांसदों की समिति देहरादून पहुंच चुकी है। यह समिति सबसे पहले टिहरी में टीएचडीसी के बांध संबंधी कार्यों, पुनर्वास आदि का निरीक्षण करने पहुंची। ये पूरा कार्य केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन परबत भाई पटेल के नेतृत्व में कार्य किया जा रहा है। इस दौरान केंद्र की विभिन्न योजनाओं का भी जायजा लेकर और डैम से प्रभावित लोगों की समस्या भी सुनेगी। यह कमेटी 3 दिनों तक उत्तराखंड में रहेगी। साथ ही उक्त विषयों पर समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के बाद संसद में प्रस्तुत की जाएगी। तो वहीं सांसदों की टीम पहुंचने पर बांध निर्माण परियोजना से प्रभावितों को उम्मीद जागी है, उनकी समस्या का अवश्य निदान होगा। ये पार्लियामेंट्री कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है। ये कमेटी साल में 1-2 बार वो भिन्न स्थान को जाकर के कैसा ये जनशक्ति विभाग का काम कैसा चलता है, इसमें पानी की अविरलता, पानी उपलब्ध होता, पीने का पानी और इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए ये पानी की उपलब्धता कैसे होती है और इसमें क्या प्रॉब्लम होता है। सरकार का जो प्रोजेक्ट्स, इसको रियल टाइम में कंप्लीशन होने में क्या समस्या होती है, इस विषय में हम ध्यान करता है। और कैसे कि पानी की स्वच्छता कैसे बजाय रहता है और पानी में गंदगी के साथ है, प्रदूषण कैसे होता है, इसमें क्या क्या कार्रवाई किया जाता है, इस सब विषय में हम ध्यान करके गवर्नमेंट का विभिन्न डिपार्टमेंट को सेंसिटाइज करता है और सरकार का पैसा जो खर्च होता है इसका आज जो 24 कमेटी पार्लियामेंट की है उनमें नाइब मेंबर आज हम यहाँ पर आए हैं। आज हम फील्ड विजिट करेंगे और वैसे यहाँ से कैरी डैम, कैला पानी का धूप है वो भी करे, सब अधिकारियों के साथ करने वाले वर्ल्ड का करने हम कल उत्तराखंड में हैं, श्रीनगर जाएंगे, चंडीगढ़ पाकिस्तान। देहरादून में अचानक मस्जिदों के लाउड स्पीकर पुलिस के द्वारा उतारे जाने को लेकर आज मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और अपने विरोध जताया। और जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ जिलाधिकारी और एसएसपी देहरादून की बातचीत हुई है। आपको बताते चले कि जिलाधिकारी ने कहा कि जो स्पीकर उतारे गए हैं उन्हें फिर से लगाया जाएगा, लेकिन स्पीकर की आवाज कम रखी जाएगी। कुछ पुलिस वाले ज्यादती कर रहे थे कि भाई माइक उतारो, उससे जो है ना पब्लिक में एक रोष था, समझे, क्योंकि माइक में अजान होती है और आवाज़ से उस अजान से दूसरों को फ़ायदा पहुंचता है। उससे वो एक कॉल है ताकि लोग इबादत के लिए आएँ, नमाज के लिए आएँ, तो उसका उतरना ठीक नहीं होता।
समझे, इसलिए हमने वो विज्ञापन सौंपा उनको। क्या आश्वासन मिला है? क्या कुछ आश्वासन मिला और क्या आश्वासन ये मिला कि ठीक है हम माइक अपनी जगह रखेंगे, समझे, लेकिन आवाज़ कम कर देंगे। हाँ, इंशाल्लाह हम इस पर अमल करेंगे कि हम आवाज़ बहुत कम कर देंगे। क्या कारण उन्होंने बताया? क्या कारण बनाया? क्यों? कारण ये बताया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इससे प्रदूषण फैलता है, तो हम मंदिर के भी उतारेंगे, हम गुरुद्वारे के भी उतारेंगे, मस्जिदों के भी उतारेंगे। कोटद्वार रेंज के अंतर्गत गिवाई बीट में वन विभाग पर अतिक्रमण कर मजार बनाई गई थी, जिसको लेकर वन विभाग ने प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर उक्त भूमि को कब्जे में ले लिया है। मजार को ध्वस्त करने के दौरान कोई भी बवाल न हो, इसके लिए पूरे वन प्रभाग और पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रही। इस दौरान रेंजर अजय ठानी ने बताया कि आरक्षित वन क्षेत्र में बनी मजार को ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं और भी इसी तरह की वन भूमि पर अतिक्रमण कर मजार बनाई जाएगी तो तुरंत कार्रवाई कर ध्वस्त कर दिया जाएगा। इसमें जो है कि आरक्षित वन क्षेत्र की वहीं बीट में जो है कि ये मजार बनी थी अवैध, और इसमें जो है कि हमने इनको जो है कि सार्वजनिक नोटिस भी जारी किया था। अगर किसी भी इसका यहाँ पे कोई जो है कि हक है, मालिकाना हक है, तो इसको तुरंत हटा दें। तो आरक्षित वन क्षेत्र मालिकाना हक का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट है, सरकार की ज़मीन है। तो आज से जो है कि हमने SDM साहब और एडिशनल SSP साहब, कानून को पटवारी सभी, हमारा DFO साहब थे, पूरे स्टाफ था कोटद्वार लालटन से पूरे डिवीजन का, और उसको ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में ज्ञापन दिया है द्वारा DM के प्रधानमंत्री के लिए। किस तरह की मांग की गई है ज्ञापन का मतलब? मांग ये है कि कुछ खिलाड़ी जो हैं, फोगाट परिवार जंतर मंतर पे अपना धरना रखे हुए हैं। रुद्रपुर में सिडकुल क्षेत्र के एक होटल के बाहर युवक से मारपीट और फायर झोंकने के आरोप में पुलिस और SOG टीम ने तमंचे के साथ 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दावा किया है कि दोनों गैंगस्टर अंशु भंडारी के लिए काम करते हैं। फिलहाल घटना में शामिल एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। वहीं SP सिटी मनोज कुमार कात्याल के मुताबिक घटना की पुष्टि होने पर पुलिस द्वारा तत्काल पीड़ित से तहरीर प्राप्त कर आशु भंडारी सहित कई 3 अन्य साथियों के खिलाफ हत्या के प्रयास आदि गंभीर धाराओं में थाना पंतनगर पर पंजीकृत किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और पुलिस मुख्यालय से हमें लगातार निर्देश प्राप्त होते रहते हैं कि उत्तराखंड को भय मुक्त और अपराध मुक्त राज्य बनाना है। इसी क्रम में एक दुस्साहसिक आपराधिक घटना को अंजाम दिया था कुछ बदमाशों के द्वारा। तो उस बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति को जान से मारने का प्रयास किया गया था। तो उस जो बहुत ही गंभीर घटना थी, उस गंभीर घटना को पूरी गंभीरता के साथ हम लोगों ने पहले पंजीकृत किया। उसके अनावरण के लिए टीमें गठित की, जो कि CO पंतनगर तपेश के नेतृत्व में काम कर रही थी। और इसके साथ साथ इसमें इंस्पेक्टर पंतनगर डांगी जी और साथ में जो है सिडकुल चौकी इंचार्ज पंकज इसमें इन्वॉल्व थे। और इन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए इंटेलिजेंस गैदरिंग की और इसमें मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की सहायता से इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसमें एक का नाम जो है करण है और दूसरे का नाम मन्नू अरोड़ा है। दोनों ही अभ्यस्त अपराधी हैं, पूर्व में भी इन पे मुकदमे दर्ज हैं। और ये बेसिकली जो है आशु भंडारी नाम के गैंगस्टर के लिए काम करते हैं, जो इस पूरी घटना में मेन एक्यूज था। और वो लगातार उसके यहाँ भी दबिश दी गई, सभी ठिकानों को उन पे यहाँ दबिश दी गई, तो उसी वजह से उसने जो है सरेंडर किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और स्थानीय युवक सुरेंद्र सिंह नेगी के बीच बीते मंगलवार को सरेराह हुए विवाद का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में क्रॉस रिपोर्ट होने के बाद भी युवक के समर्थक नागरिकों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। आंदोलनकारी संगठनों के साथ शिवाजी नगर के नागरिकों के नगर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और घाट चौराहा पर सांकेतिक जाम भी लगाया। गुस्साए लोगों के कोतवाली में अधिकारियों का घेराव किया और इस मामले में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। दरअसल हरिद्वार मार्ग पर मंगलवार को रोड जाम के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ युवक का विवाद हो गया था।
पौड़ी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे द्वारा जिले के सभी थाना चौकी प्रभारियों को सीनियर सिटीजन की सुरक्षा हेतु बुजुर्ग व्यक्तियों के घर में जाकर उनसे मुलाकात करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी को निर्देशित किया है कि सभी घर घर जाकर बुजुर्गों का हालचाल लेने के साथ ही उनके छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करें। इसको लेकर चौकी प्रभारी पाबो दीपक पवार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सिमखेत में वृद्धजनों के घरों में जाकर उनका हालचाल जाना गया। इस दौरान उनके द्वारा वृद्धजनों को फल वितरित किए गए। पावो चौकी से आते रहते हैं साहब, दरोगा जी वगैरह जितने भी लोग हैं, और हमारी सेवा पानी बेचारों गरीब आदमियों के देते हैं। हमको जो भी उनकी हमें रियायत मिलती रहती है, फल फरोट भी जो उन बेचारों से हो सकता है हमें देते रहते हैं। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।